जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972 और हम लोग चर्चा कर रहे थे अध्याय 3 का। गतांक से आगे आज चर्चा होगा। आज हम चर्चा करेंगे धारा 16, धारा 18 और धारा 19 का। धारा 18 में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया है कि रिवीजन कैसे होता है धारा 16 और धारा 19 के में किए गए आदेश का। तो आज हम लोग केवल धारा 16 और धारा 19 पढ़ेंगे। धारा 16 में इन बातों का उल्लेख किया गया है कि कैसे एक रिक्त स्थान का प्रदर्शन आदेश दिया जाएगा या कोई ऐसा स्थान है उसको कोई अनधिकृत रूप से कब्जा बनाए हुए है तो उसको निर्मुक्ति का आदेश दिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे और जिस आदेश को दिया गया है निर्मुक्ति का आदेश, तो यदि उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो पुनः उसमें प्रवेश करने का आदेश किराएदार को कब धारा 19 में दिया जाएगा, इसका हम लोग उल्लेख करेंगे। तो आते हैं धारा 16 देख लेते हैं। पहले धारा 16 में कहा गया है कि रिक्त भवन का प्रदेशन तथा निर्मुक्ति इस अधिनियम के बंदों के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा मकानदार के किसी भवन को जो खाली हो गया हो अथवा खाली होने वाला हो या ऐसे भवन के किसी भाग को, किंतु केवल संबद्ध भूमि को नहीं, आदेश में निर्देश व्यक्ति को किराए पर देने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे प्रदेशन आदेश कहा जाएगा। मतलब जो मकान पर्पज है जिसका किराए पर देने के लिए, वो अगर जो खाली हो गया है या खाली होने वाला है, जो धारा 15 में सूचना दी गई है जिला मजिस्ट्रेट को, तो उसके बाबत जिला मजिस्ट्रेट एक प्रदेशन आदेश देगा। उस प्रदेशन आदेश में होगा कि किस व्यक्ति को उस मकान को अलॉट किया जा रहा है। ये धारा 16 का 1 का क बताता है। अब इसका ख ये कह रहा है कि ऐसे भवन को पूर्णतः या उसके किसी भाग को अथवा उससे संबद्ध किसी भूमि को मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त कर सकता है, जिसे निर्मुक्ति आदेश कहा जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि वो मकान है और उसको मकान मालिक के पक्ष में खाली करने का आदेश दिया गया है तो उसको निर्मुक्ति आदेश के रूप में संबोधित किया जाएगा। अब इसका एक प्रोविजो है, ये कह रहा है कि प्रतिबंध यह है कि धारा 12 के उपधारा 4 में निर्दिष्ट रिक्ति की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट खंड क के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व यथास्थिति मकानदार या किराएदार को यह दिखाने का अवसर देगा कि उक्त धारा उसके मामले को आकर्षित नहीं करती है। मतलब जो हम लोग धारा 12 के सब क्लास 4 में हम लोग पढ़े थे उपधारा 4 में कि जो भी अनधिकृत रूप से व्यक्ति उस पर कब्जा बनाए हुए है या जिसका अध्यासन समाप्त मान लिया जाता है उसको रिक्त मान लिया जाएगा, प्रिजुम्पशन कर लिया जाएगा। तो उसी की बात कर रहा है कि यह धारा उसको आकर्षित करती है कि नहीं करती है, इसका साक्ष्य दोनों पक्षकारों द्वारा दिया जा सकता है। ये दोनों पक्षकार स्वतंत्र होंगे जब भी प्रदेशन का आदेश दिया जाएगा या निर्मुक्ति का आदेश दिया जाएगा। अब ये इसका उपधारा 2 कह रहा है कि एक मकान मालिक को कब उसके फेवर में निर्मुक्ति का आदेश दिया जा सकता है। इसमें कुछ आवश्यकताएं की बात कही गई है कि आवश्यकता के आधार पर उसको निर्मुक्ति का आदेश दिया जा सकता है। अब आवश्यकता किस बात की हो सकती है? एक तो या तो उसके स्वयं की या उसके किसी जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनके किसी व्यवसाय के लिए या आवास के प्रयोजन से रहने के लिए उसके लिए आवश्यक हो। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि या तो उस मकान को गिराने के पश्चात कोई ऐसा कार्य करना हो जैसे उसको मकान को गिरा करके प्लाट के रूप में भागों में बांट करके और प्लाटों को उसको बेचने का प्रयोजन हो। तीसरा कह रहा है कि इसका कोई ऐसा स्थिति हो कि वो जीर्णावस्था में आ गया हो मकान तो उसको गिरा देना आवश्यक है, तो उस कंडीशन में ये भी एक नीड के रूप में आवश्यकता है। तीसरा कह रहा है कि कोई ऐसा जो ट्रस्ट के रूप में जो मकान मालिक है वो एक ट्रस्ट के रूप में उस मकान का प्रयोग करना चाहता है या किया है, उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उसको खाली कराना जरूरी है, तो निर्मुक्ति आदेश प्राप्त करेगा। उसमें एक प्रोविजो भी दिया गया है कि यदि हितग्राही ऐसे व्यक्ति हों जिनके ऊपर ये जो न्यासी है उसको खाली कराता है और उसका उद्देश्य ऐसा है कि जाति लिंग के आधार पर या निवास के स्थान पर भेदभाव करना हो, तो फिर ये आदेश नहीं दिया जाएगा। तो धारा 2 हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उपधारा 1 के खंड ख के अधीन कोई निर्मुक्ति आदेश तब तक न दिया जाएगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट का यह सावधान न हो जाए कि भवन या उसके किसी भाग अथवा उससे संबंध किसी भूमि की या तो उसके वर्तमान रूप में या उसके गिराए जाने
और उसके नव निर्माण के पश्चात मकानदार द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के अथवा किसी उस व्यक्ति के जिसे लाभार्थ व धारक हो, या तो आवासिक प्रयोजनों के लिए या किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका के प्रयोजनों के लिए, ये 2-3 बातें कह रहा है कि या तो उसके आवासिक प्रयोजनों के लिए जरूरत है या किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका के प्रयोजन के लिए, अथवा मकानदार किसी सार्वजनिक पूर्त न्यास का न्यासी हो तो न्यास के उद्देश्यों के लिए अध्यासन के वास्ते वास्तविक रूप से आवश्यक है, अथवा भवन अथवा उसका कोई भाग जीर्णावस्था में है और वह गिराए जाने तथा नव निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, या उससे संबद्ध कोई भूमि उसके द्वारा एक या एकाधिक नए भवनों के निर्माणार्थ उसके बेचने के उद्देश्य से उसे अनेक प्लाटों में बांटने के लिए अपेक्षित है। इतनी यदि अपेक्षाएं हैं, यानी कि आवश्यकता के आधार पे कोई मकान मालिक अपने उस मकान को जो किराएदारी के पर्पज से दिया गया है, निर्मुक्ति आदेश लेने के लिए आवेदन दे सकता है जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष। और उसमें जो आधार होंगे वो यही आधार लिए जा सकते हैं जो हमने अभी गिनाया है। 2-3 आधार हैं। इसमें एक तो उसकी खुद के आवासीय प्रयोजन के लिए जरूरत है, या वो भवन जीर्णावस्था में है, या उस मकान को गिराने के पश्चात कई भूखंडों में उसको प्लाट के रूप में करके बेचने का उसका उद्देश्य हो, या किसी न्यास के उद्देश्य के प्रयोजन से उसका अध्यासन लेना जरूरी हो। तो इन कंडीशनों में वो एक निर्मुक्ति आदेश के लिए जिला मजिस्ट्रेट के आवेदन देगा और जिला मजिस्ट्रेट उस पर निर्मुक्ति आदेश पारित करेगा। लेकिन यदि न्यास से संबंधित कोई मामला है तो उसके लिए प्रोविजो ये कह रहा है कि प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन आवेदन पत्र ऐसे पूर्त न्यास के उद्देश्यों के लिए नहीं गिराया होगा जिसके उद्देश्य में धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर उसके हिताधिकारियों में विभेद की व्यवस्था करता हो। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो बेनिफिशियरी होंगे न्यास के, उसमें यदि धर्म के आधार पर या जाति या जन्म के स्थान पर कोई ऐसा विभेद करने वाला कोई बात हो उसके उद्देश्य में, तो फिर ऐसे लोगों के लिए वो मकान खाली करने का आदेश जिलाधिकारी महोदय नहीं देंगे। अब इसके बाद जो उपधारा 3 कह रहा है कि प्रदेशन आदेश में निर्दिष्ट किया जाएगा कि जो प्रदेशन का आदेश होगा उसमें क्या कंटेंट्स होंगे, उसके बारे में उपधारा 3 इसका बताता है। भवन का प्रयोग किराएदार द्वारा आवासिक अथवा अनावश्यक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिस पर्पज से उसके लिए दिया जा रहा है प्रदेशन आदेश, उसके लिए निर्देश होगा, या तो आवासिक प्रयोजन के लिए करेगा या अनावासिक प्रयोजन, जो भी प्रयोजन होगा उसमें मेंशन होगा। दूसरा कह रहा है कि कारोबार के प्रयोजन की दशा में कारोबार के स्वामियों या भागीदारों के नाम, यदि कारोबार के प्रयोजन से दिया जा रहा है तो उसमें जितने स्वामी होंगे और उसके जो पार्टनर होंगे उनका नाम होगा। फिर तीसरा करें कि वह दिनांक जो आदेश की दिनांक से 7 दिन के पहले करना होगा जब तक मकानदार प्रदेशन ग्रहीता को कब्जा दे देगा। मतलब वो जो आदेश होगा वो 7 दिन के पश्चात का होगा, वो 7 दिन के पूर्व ही उसको कब्जा दे देना होगा, अर्थात जो आदेश होगा उसमें लिखा होगा कि 7 दिन के पूर्व जो है इसको कब्जा दे दिया गया। लास्ट में कह रहा है कि ऐसे अन्य ब्यौरे जो नियत किए जाए, इसके अलावा भी कोई ऐसा ब्यौरा हो सकता है जो रीजनेबल समझ में आए जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वो इसमें मेंशन कर सकता है। अब एक बात ये कह रहा है उपधारा 4 कि यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रदेशन आदेश दिया गया है और उसके बाद भी उसको कोई कब्जा नहीं दिया जाता है तो इसके लिए कह रहा है उपधारा 4 कि इसका बल प्रयोग भी किया जा सकता है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन किए जाने पर, और उसको बेदखल किया जा सकता है जो इसमें अनधिकृत रूप से अध्यासी है। अब उपधारा 5 इसका देख लेते हैं। उपधारा 5 ये कह रहा है कि यदि मकानदार का या कोई अन्य व्यक्ति जो प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश में समाविष्ट भवन या उसके किसी भाग का वैध रूप से अध्यासी होने का दावा करता हो, जिला मजिस्ट्रेट का समाधान कर दे कि ऐसा आदेश उपधारा 1 के यथास्थिति खंड क या खंड ख के अनुसार नहीं दिया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। और ये पुनर्विलोकन जो होगा वो 7 दिन के भीतर जो है एप्लीकेशन देना होगा। मतलब ये तीसरे व्यक्ति के हित की बात करता है। धारा 5 कैपिटल ए, ये उपधारा 5 कैपिटल ए, इसमें ये कह रहा है कि जिस मकान के बाबत कोई प्रदेशन आदेश दिया गया है, हो सकता है कि न तो उसका किराएदार असली मालिक हो और न उसका मकान मालिक जो है वो उसका असली मालिक हो, तो उस पर्पज से कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है और वो तीसरा व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है तो इसको ये आदेश के 7 दिन के भीतर अपना दावा कर सकता है कि श्रीमान जी वही आपने आदेश दिया है, वो गलत आदेश आपका था और उसके असली मालिक मैं हूँ या असली किराएदार मैं हूँ।
तो इस आधार पे पुनर्वलोकन दाखिल होगा और उस पर जो भी निर्णय होगा उसको ये जिलाधिकारी महोदय जो है उसको कंप्लायंस कराएंगे। अब उपधारा 6 कह रहा है इसका कि यदि जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 5 के अंतर्गत दिए गए किसी आवेदन पत्र को मिथ्या या सारहीन पाता है तो वह आदेश द्वारा आवेदक से यथास्थिति प्रदर्शन ग्रहीता या मकानदार को विशेष खर्चा दिलाएगा जो 500 रुपये से अधिक न होगा। यदि जो तीसरा व्यक्ति उपधारा 5 के अधीन कोई ऐसा एप्लीकेशन दिया है तो उस एप्लीकेशन को यदि तुच्छ है या मिथ्या है तो उसको पनिशमेंट के रूप में 500 रुपये से अनधिक का एक अर्थदंड लगाया जाएगा जो कि किराएदार या मकान मालिक के पक्ष में देय होगा। अब उपधारा 7 इसका कह रहा है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश धारा 18 के अधीन दिए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। जो धारा 18 में रिवीजन की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पढ़ा था कि यदि कोई धारा 16 से या धारा 19 से व्यथित है तो वो रिवीजन के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन कर सकता है और उसका फिर पुनरीक्षण में जो भी निर्णय होगा वो बाध्यकारी होगा। तो यही ये कह रहा है कि यदि वहाँ पे कोई रिवीजन नहीं दाखिल किया जा रहा है तो यहाँ पे ये इसका अंतिम हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये उपधारा 9 कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट उपखंड उपधारा 1 के खंड क के अधीन आदेश देते समय प्रदर्शन ग्रहीता से मकानदार को जहां भवन किसी पर्वतीय म्यूनिसिपैलिटी में स्थित हो वहां वार्षिक उपधारित किराए के आधे और किसी अन्य स्थिति में 1 मास के उपधारित किराए के बराबर अग्रिम देने की अपेक्षा करेगा और उसके द्वारा 1 सप्ताह के भीतर भुगतान न करने पर या न देने पर प्रदर्शन आदेश को भी खंडित कर सकता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई म्यूनिसिपैलिटी पर्वतीय म्यूनिसिपैलिटी एरिया है तो वहां पे जो वार्षिक किराया होगा उसका आधा किराया, और यदि उसके अलावा कोई ऐसा एरिया है जहां पे इसको प्रदर्शन आदेश दिया गया है तो उसके जो मंथली किराया है उसका 1 महीने का किराया अग्रिम के रूप में देने का आदेश किया जाएगा। और यदि ऐसा जो जिसको प्रदर्शन आदेश दिया गया है जिसके फेवर में यदि वो व्यक्ति नहीं देता है तो इसका विखंडित मान लिया जाएगा आदेश और पुनः स्वतंत्र होगा किसी दूसरे को आदेश करने के लिए जो कि प्रदर्शन होगा या निर्मुक्ति होगा। यही उपधारा 9 कह रहा है। और उपधारा 9 के ही स्पष्टीकरण में बात कह रहा है कि यदि कोई ऐसा उपधारित किराए की जो यहाँ बात कही गई है यदि कोई ऐसा नहीं है तो वो धारा जो 9 के में अवधारित किया जाता है किराया वो मानक किराया इसमें माना जाएगा या जो आपस में तय किए गए होंगे पक्षकारों के द्वारा उसके द्वारा माना जाएगा कि उसका क्या किराया है, मानक किराया। अब हम लोग धारा 18 देख लेते हैं। 18 के पश्चात हम लोग 19 पे पहले आते हैं। 19 में कहा गया कि मकानदार द्वारा निर्मुक्ति आदेश के दुरुपयोग करने की दशा में पुनः प्रदर्शन। अब जो धारा 16 में जो आदेश दी गई है निर्मुक्ति का आदेश किराएदार के विरुद्ध मकान मालिक के फेवर में, जो उसमें आवश्यकता की बात हम लोगों ने गिनाया था कि यदि उसके खुद की आवश्यकता हो या जिसके लिए वो धारण करता हो मकान मालिक उसके लाभ के लिए कोई ज़रूरत हो, रिहायशी मकान के लिए या गैर आवासीय मकान के लिए ज़रूरत हो या उसको कोई वृत्ति व्यापार करना हो या कोई पूर्त न्यास के प्रयोजन के लिए उसको अध्यासन जरूरत हो उसका मकान का, या कोई ऐसा उसके लिए जरूरी हो गया जीर्णावस्था में मकान आ गया है जो उसको गिरा करके पुनः उसका नव निर्माण कराना हो, या कोई ऐसा उसको मकान को डिमोलिश करवा करके उसको कई भूखंडों में निर्मित करके प्लाटिंग के रूप में उसको बेचने का उद्देश्य हो मकान मालिक का, तो उन सब आधारों पर वो एक निर्मुक्ति आदेश पारित करवाता है धारा 16 के तहत। तो यही एक कार्य है कि ऐसा न करके यदि कोई उल्लंघन करता है, अर्थात कि मतलब जो ही किराएदार को खाली करवा लिया और अपने जिस उद्देश्य के को दिखा करके जिस आधार को दिखा करके उसने आवेदन किया था यदि उन आधारों पर वह खरा नहीं उतरता है तो इसमें ये कहा गया है कि वो फिर जिला न्यायाधीश महोदय या जिला मजिस्ट्रेट दोनों के यहाँ ये कह रहा है कि आवेदन दे सकता है कि हमें पुनः उसमें प्रवेश कराया जाए, और उस प्रवेशन के लिए यदि सेटिस्फाइड हो जाते हैं जिला अधिकारी महोदय या जिला न्यायाधीश महोदय
कि नहीं इसका मामला सही है, इसको परिवेशन कराना चाहिए, क्योंकि जिन उद्देश्यों के आधार पर वो मकान खाली कराया गया था उससे भिन्न कोई प्रयोजन से कार्य किया जा रहा है, तो ये फिर आदेश देंगे कि इसको कराया जाए। अब ये धारा 19 और धारा 16 से यदि कोई व्यथित व्यक्ति है तो उसका रिवीजन धारा 18 में कराया जा सकता है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब धारा 19 को हम लोग देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा है, एक पैरा में ये कह रहा है कि यदि कोई भवन या उसका भाग धारा 16 के अधीन अथवा धारा 18 के अधीन पुनरीक्षण पर मकानदार के पक्ष में इस आधार पर निर्मुक्त किया जाए कि उसकी आवश्यकता मकानदार या उसके परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी व्यक्ति जिसके लाभार्थ वह धारक हो के द्वारा या ऐसे किसी न्यास के उद्देश्यों के लिए जिसका वह न्यासी हो अध्यासन के लिए थी या उसे गिराए जाने अथवा नव निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षा की थी, और मकानदार या तो उसे किसी ऐसे मकानदार के अध्यासन में देता है जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा अध्यासन की मकानदार के कथन के अनुसार अपेक्षा थी, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को उस पर अध्यासन करने की अनुज्ञा देता है अथवा अन्यथा उसका उपयोग उससे भिन्न प्रयोजन के लिए करता है जिसके लिए वो उसे निर्मुक्त किया गया था, या यथास्थिति उसका कब्जा पाने के दिनांक से अथवा ऐसे मकान की दशा में जिस पर कुछ निर्माण या पुनर्निर्माण के पश्चात अध्यासन का प्रस्ताव था उसके पूरा होने के दिनांक से 1 महीने के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे उस पर अध्यासन नहीं कराता है तो जिला मजिस्ट्रेट या यथास्थिति जिला न्यायाधीश ऐसे कार्य या लोक के दिनांक से 3 महीने के भीतर तदर्थ आवेदन पत्र दिए जाने पर मकान मालिक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निर्मुक्त के आदेश को पूर्णतः या अंशतः वापस ले सकता है, और ऐसा आदेश दिए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट उस भवन या भाग को रिक्त मान सकता है और तदनुसार उसका प्रदर्शन कर सकता है। तो अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया था वही बातें इसमें कही गई हैं कि जिन आधारों पर धारा 16 के तहत उसने कोई ऐसा मकान खाली करवा लिया है मकान मालिक द्वारा और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के अलावा कोई अन्य उद्देश्य की पूर्ति करने लगा है, तो फिर एक अधिकार किराएदार को उत्पन्न हो जाता है कि उसको पुनः प्रवेश कराया जाए, और फिर वो आवेदन 3 महीने के भीतर दे सकता है। जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ देता है तो 1 महीना के भीतर होगा, जो कि एक्सटेंड करके जो भी उसमें वर्णित किया जाए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, तो उसके भीतर यदि उसका अध्यासन नहीं होता है तो 3 महीना के भीतर उसका अध्यासन कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को प्रदर्शन आदेश दिया जाता है किसी खाली मकान में, या किराएदार को कब निर्मुक्ति का आदेश दिया जाता है, और उसका पुनः प्रवेश का आदेश धारा 19 में दिया जाता है, और यदि दोनों धाराओं से कोई व्यथित व्यक्ति है तो धारा 18 में उसका रिवीजन करा सकता है। इसके लिए आप लोग बेयर एक्ट जरूर पढ़ें, और पुनः मेरा आग्रह है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें जरूर समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं पुनः हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाजत।